नहीं हुआ? हो गया। हो गया। नमस्कार, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ गुड संध्या, इवनिंग, शुभ संध्या, प्रणाम सर, प्रणाम सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। एक दो लोग जुड़ जाए तो एक बात दो लोग शुरू जुड़ करूं जाए तो मैं, बात शुरू करूं मैं, लेकिन मैं शुरू करती हूँ। लेकिन मैं शुरू करती हूँ। 8 बज चुके हैं, अपने टाइम 8 के बज चुके अकॉर्डिंग हैं, मैं अपने शुरू कर टाइम के देती हूँ, अकॉर्डिंग फिर मैं शुरू देखते कर हैं। देती हूँ, फिर देखती हूँ। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र के राष्ट्र के 75वें स्वतंत्रता दिवस 75वें स्वतंत्रता वर्षगांठ दिवस की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर पूर्व आप संध्या सभी का पर आप इस सभी का पावन इस और पावन गौरवमयी और बेला पर गौरवमयी बेला पर साहित्यिक एवं साहित्यिक सांस्कृतिक एवं मंच सांस्कृतिक मंच पथगामिनी की पथगामिनी संस्थापिका की और संस्थापिका संचालिका और मंजुला संचालिका श्रीवास्तवा मंजुला की ओर श्रीवास्तवा से की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई और बधाई अभिनंदन। और अभिनंदन। वैसे तो वैसे प्रत्येक तो भारतवासी के प्रत्येक लिए भारतवासी यह के एक लिए गौरव यह एक गौरव विशेष का दिन है। विशेष का दिन है। आप सभी का आप बार सभी बार का पुनः बार पुनः बार पुनः स्वागत पुनः है, स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है। आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग मेरे देख रहे साथ हैं कि मेरे मेरे साथ मेरे आज एक बहुत ही आज एक विशेष बहुत ही मेहमान विशेष बैठे हुए हैं मेहमान बैठे हुए हैं और और उनसे कुछ बातचीत उनसे हमारी कुछ होगी। बातचीत उनके हमारी बारे में होगी, थोड़ी उनके मैं बारे कुछ में बता थोड़ी मैं देती हूँ, कुछ बता देती हूँ, उनके विषय में के उनका परिचय विषय में करा उनका देती हूँ, परिचय करा देती हूँ, फिर आगे फिर बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे बातचीत हम अपने विषय बढ़ाएंगे पर, अपने फिर विषय विषय पर पर, फिर आएंगे। विषय पर आएंगे। हाँ, 4 आंखें जुड़ चार चुकी आंखें हैं। जुड़ चुकी हैं। श्लोक रामजन जी, श्लोक बहुत रामजन बहुत जी, बहुत आभार, बहुत स्वागत आभार, आपका। स्वागत आप जुड़ आपका। चुके हैं। आप जुड़ चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग मेरे देख रहे हैं कि मेरे बगल में एकदम साइड बगल में में एकदम साइड आदरणीय में प्रेमपाल आदरणीय शर्मा जी बैठे प्रेमपाल हुए शर्मा हैं जी बैठे हुए हैं और ये आज के और ये विशेष आज के अतिथि हैं। विशेष अतिथि हैं। आपके बारे में मैं आपके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि बताना आपका चाहूंगी जन्म कि आपका जन्म 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर 1956 में 1956 हुआ था। में आप हुआ इस था। समय बेंगलोर से आप जुड़े इस समय हुए हैं। बेंगलोर से जुड़े हुए आप हैं। रेलवे बोर्ड के आप कार्यकारी रेलवे बोर्ड निदेशक के रहे कार्यकारी हैं, निदेशक रहे हैं, रेल मंत्रालय रेल भवन रेल नई दिल्ली, मंत्रालय रेल भवन नई दिल्ली, और आप और आप संयुक्त सचिव रहे हैं, संयुक्त संसद सचिव रहे रहे हैं, हैं, संयुक्त सचिव संसद रहे हैं, प्रशासन संयुक्त के रूप सचिव में विभिन्न प्रशासन पदों के पर रूप में कार्य विभिन्न किया पदों आपने पर कार्य किया और आपने अब आप नीति और शाखा अब में आप कार्यकारी नीति शाखा में निदेशक कार्यकारी हैं। निदेशक हैं। भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय भारतीय रेलवे संस्थान के में एक राष्ट्रीय संकाय संस्थान में प्रोफेसर एक भी थे संकाय आप। प्रोफेसर भी थे आप। बड़ोदरा में बड़ोदरा 1996 में से 1996 2001 से विभिन्न जीआर 2001 के लिए विभिन्न फाउंडेशन जीआर के कार्यक्रम लिए के फाउंडेशन पाठ्यक्रम कार्यक्रम के निदेशक पाठ्यक्रम भी थे। निदेशक भी थे। सर्विसेज आईएएस सेंट्रल सर्विसेज सर्विसेज आईएएस सेंट्रल सर्विसेज एनसीईआरटी सिलेबस एनसीईआरटी कमेटी के सिलेबस 2004 कमेटी से के 2009 2004 तक से के सदस्य रहे 2009 हैं तक आप। के सदस्य रहे आप हैं एक आप। बहुत बड़े आप एक साहित्यकार बहुत भी बड़े हैं साहित्यकार भी हैं और आप हिंदी के और आप हिंदी मातृभाषा के के बहुत बड़े मातृभाषा के पक्षधर हैं। बहुत बड़े पक्षधर हैं। आपकी रचनाएं आपकी कहानी रचनाएं संग्रह, कहानी संग्रह, तीसरी चिट्ठी, तीसरी पिज्जा चिट्ठी, और छेदीलाल, पिज्जा और छेदीलाल, उपन्यास चौराहे, उपन्यास चौराहे, कविता संग्रह कविता आदमी को संग्रह, तलाशते आदमी हुए, को तलाशते व्यंग्य हुए, संग्रह, व्यंग्य फंडा संग्रह, मैनेजमेंट का, फंडा मैनेजमेंट लेख का, संग्रह, लेख समय, संग्रह, समाज समय, और समाज संस्कृति, और हिंदी संस्कृति, पट्टी हिंदी पतन की पट्टी पड़ताल, पतन की शब्द और पड़ताल, सत्याग्रह, शब्द और सत्याग्रह, पढ़ने का आनंद, पढ़ने का विकल्प आनंद, के विकल्प के विकल्प के विकल्प के सूत्र, अच्छा, सूत्र, यस, सूत्र, यस, भाषा का सूत्र, भाषा का भविष्य भाषा का भविष्य। भविष्य। इस प्रकार से आपने इस हिंदी के प्रकार से क्षेत्र में भी आपने बहुत हिंदी काम के किया, क्षेत्र में साहित्य के बहुत क्षेत्र काम में भी किया, बहुत साहित्य काम के किया क्षेत्र है। में बहुत काम किया है। आप विभिन्न आप समाचार पत्रों, विभिन्न समाचार पत्रिकाओं जैसे पत्रों, जनसत्ता, पत्रिकाओं जैसे इंडियन जनसत्ता, एक्सप्रेस ग्रुप, इंडियन एक्सप्रेस हंस ग्रुप, का साजिश, हंस का इंडिया साजिश, टुडे आदि इंडिया में टुडे नियमित आदि स्तंभकार में भी रहे नियमित हैं। स्तंभकार भी रहे हैं। जी 25 पुस्तकों के जी साथ 25 एक विपुल पुस्तकों के लेखक साथ एक विपुल सूची लेखक संलग्न सूची प्रकाशित है। संलग्न प्रकाशित कहानियां, है। शिक्षा, समाज कहानियां, आदि शिक्षा, पर समाज आदि निबंधों पर का संग्रह। निबंधों का संग्रह। दो एक दो दो एक मजबूत सामान्य स्कूली शिक्षा प्रणाली, समन शिक्षा और शासन में मातृभाषा के उपयोग के पक्षधर रहे हैं आप, जो कि पहले ही बता चुकी हूँ। और आप दिल्ली मयूर विहार में आपका संपर्क स्थान है स्थायी रूप से, लेकिन अभी आप बेंगलोर से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से आज आपको मैंने आमंत्रित किया था कि आप
और आपने बहुत ही सहज भाव से स्वीकार किया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश आज़ादी का 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहा है। बहुत खुशी का विषय है, बहुत ही गर्व का विषय है हम सब भारतीयों के लिए, हर एक नागरिक के लिए। लेकिन बहुत सारे प्रश्न भी साल दर साल छोड़ जाता है और बहुत सारे प्रश्नों को हमें यहाँ पर करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। इन्हीं बातचीत के दौरान मैं एक आज वक्तव्य का जो विषय है, आजाद भारत में आजादी के दरकते मूल्य, इस विषय पर आपके विचार, आपके वक्तव्य, आपकी बातें जानी जाएंगी और मैं केवल 2 लाइन यहाँ पे बोलूंगी कि जो थी तासीर हमारे भारतवर्ष के बागाबा में, जो थी तासीर हमारे मातृभूमि के बागवा में, कहती हूँ थाम लो उसी तासीर को आज अपने हाथों में, कहती हूँ उसी तासीर को थाम लो आज अपने हाथों में, आज अपने हाथों में। तो धन्यवाद। पटल के उस पार हमारे राहुल सिंह जी जुड़ चुके हैं, पंकज यादव जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपने मुख्य अतिथि, आज विशेष अतिथि के रूप में पधारे स्टूडियो में, आदरणीय प्रेमपाल शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है सर। आज के विषय पर अपने विचार, अपने वक्तव्य पर प्रकाश डालें, हम सबको लाभान्वित करें। और श्रोतागण से मेरा अनुरोध है कि जो भी मन में प्रश्न आए, उस प्रश्न को आप इस पर लिख देंगे और मैं इसको नोट कर लूंगी। बाद में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम लोग देंगे। आदरणीय रूपचंद शास्त्री जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बहुत बीमार थे, आपको हार्ट अटैक हो गया था, उसके बाद ही मैं देख रही हूँ घर आने के बाद तुरंत आप जुड़ रहे हैं बराबर। आपका बहुत बहुत आभार, आप लोग हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप आए, आप जुड़े रहें, मुझे अच्छा लगेगा। जी सर। आदरणीय शर्मा जी, आपका स्वागत है अपने विषय के साथ। धन्यवाद। नमस्कार मंजुला जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, बिल्कुल आ रही है। जो नाम मैंने अभी सुने, राहुल जी, शास्त्री जी या जो भी दूसरे दोस्त हैं, आप मान के चलें कि कुछ आपने जो बातें कही, मैं दिल से आभार, लेकिन उसमें से कुछ शब्दों को निकालना चाह रहा हूँ कि बड़े साहित्यकार हैं, बड़े बड़े थे ये, बहुत काम किया है, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर उस संघर्ष को और मूल्यों को याद कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि शायद, मैं अपने लिए व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि हम उस राजधर्म कहें, व्यक्तिगत धर्म कहें, जो भी, हम उसमें चूक गए। मैं अपने लिए कह रहा हूं बात। शायद जो आजादी के उन लोगों ने संघर्ष किया, जो कुर्बानियां दी, जिनके लिए उन्होंने लाठियां खाई, गोलियां खाई, शायद वो जहां ऊपर होंगे, जो मेरा यकीन नहीं है किसी और जीवन में, लेकिन जो भी आस्था है हमारी, शायद वो भी क्षुब्ध होंगे कि क्या हमने आजादी इसलिए हासिल की थी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस मोड़ पर हमें याद करने की जरूरत है, और इसलिए मुझे सबसे पहले याद आ रही है वो बिंब, वो त्याग जो उन दिनों हमारे लोगों ने किए। और मैं उस लंबी दास्तां को न कहते हुए, विभाजन के वे क्षण, जो मारकाट हुई, अभी भी हमारी बहुत सारे बुजुर्गों की कथाओं में, उर्वशी बुटालिया से लेकर जाने क्या क्या। और फिर लगता है कि इतनी हिंसा, और उसके बाद तो शायद इस देश की तस्वीर को एक सबक मिलना चाहिए था, शांति से रहने का, हिंसा में यकीन करने का, बराबरी लाने का। वो कहाँ गए? ऐसा नहीं, हमने संविधान में उन सबको शामिल किया। पहले तो मैं ये कह दूं दोस्तों कि मेरा किसी शाश्वत मूल्य में यकीन नहीं है। अगर शाश्वत कोई चीज है तो मेरे लिए सिर्फ सत्य है, ट्रुथ। उसके अलावा हर मूल्य परिवर्तनशील है। मैं इस बात को और विस्तार से कहूं, आज्ञाकारिता बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आज्ञाकारिता
समाज के विकास में आगे जाती है? नहीं जाती। उन लोगों ने बेहतर काम किया है जो नया रास्ता चुनते हैं। अब आपका भी पथगामिनी कहीं ना कहीं एक नए रास्ते की तलाश है उस विमर्श से। तो कोई ऐसा मूल्य नहीं होता कि मैं जिस नौकरशाही में रहा हूं, अगर उनसे ओबीडियंसी का पैमाने पर अगर कसा जाए तो जो सेलेक्ट होके आते हैं वो अपने माँ बाप के बड़े ओबीडियंट होते हैं। और माँ बाप ने कहा कि हमें दहेज चाहिए, तो मुझे ऐसे ओबीडियंट, ऐसे कोई मूल्य नहीं लगता। जाने कितने, इसीलिए जब मैंने कहा था तो दरकता मूल्य नहीं, वो जाने कितने मूल्य हैं, हजारों मूल्य हैं जो बराबरी और समानता इन सबको सिखाते हैं। मैं अपनी बात रोजाना के जीवन के ही 2-3 घटनाओं से कहना चाहूंगा। मुझे पता है कि हमारी कितने ऑडियंस, अगर सामने आमने बात होती है तो एक अलग मामला होता है, इसकी सीमाएं हैं। आज सुबह से ही मन क्षुब्ध है बेहद। ऐसा कभी कभी इस देश में हफ्ते में एक बार तो ऐसा हो ही जाती है कि कोई घटना। आज सुबह एनडीटीवी के रवीश कुमार की एक देखी कि राजस्थान के एक गांव में एक तीसरी क्लास के बच्चे को उसके अध्यापक ने इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। उस बेचारे की अपराध कि उसे प्यासा था और उस घड़े से पानी पी लिया जो उस तथाकथित शिक्षक, क्या सिर्फ इस देश की आजादी के मूल्य में नहीं, दुनिया के पर्दे पर या दुनिया के बाहर भी कोई अगर लोग है, इस बात को सुनकर बिना विचलित हुए रह सकता है कि अगर घड़ा है तो पानी है, क्या उसमें भेदभाव होगा? क्या मैं इसको एक मूल्य मान लूं? पुरानी पीढ़ी के लोग हो सकता है कि बार बार इस बात को कहें कि देखिए जाति व्यवस्था थी और ये थी। आजादी की पूरे दौर में हमारे उन लोगों ने इन सब को मिटाने के लिए जाने क्या क्या किया, लेकिन क्या मिटा पाए? यहां मेरा कहना सारा उस काली तस्वीर को ही पेश करना नहीं है। उपलब्धियां भी रही हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन इसे ये हमारे लिए कलंक है। और ऐसा आए दिन होता है कि कभी मिड डे मील में कि खाना किसने बनाया, या घर पे आने वालों के लिए कप अलग रखे जाते हैं। जाने कितनी, आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो शहरों में रह रहे हैं और वो रोज उससे गुजरते हैं। मुझे बार बार लगता है कि शायद जेएनयू के इम्तियाज अहमद जी ने या कभी एक बात कही थी और मेरे दिमाग में वो अभी भी लटकी हुई है कि हमने संविधान में तो बहुत सारे मूल्य शामिल कर दिए, समाज में उन मूल्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो वहां हम बुरी तरह से चूक गए हैं। अब समाज कौन है? तो समाज का हिस्सा मैं हूं, अभिषेक हैं, मंजुला जी हैं, पथगामिनी के बहुत सारे सदस्य हैं, शास्त्री जी हैं। अपने मन को टटोल कर देखें कि क्या हमने वाकई अपनी लफ्फाजी की हो चाहे लेखा हो, लेकिन रोजाना के जीवन में आगे बढ़कर उनको मिटाने की कोशिश की? मुझे लगता है कि शायद नहीं की। अगर ऐसा होता तो मैं इसी मुद्दे पे अगर बात थोड़ा सा कहूं कि कुछ बदला जरूर है। आप मान के चलें कि मैं एक ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहा हूं, मैं कोई ऐसे विश्वविद्यालय के भाषण की तरह नहीं यहाँ पे आया हूं आपके सामने। कुछ बदला जरूर है। 40 वर्ष पहले मैंने अपना गांव छोड़ा था, वर्ष 77 में नौकरी के लिए। अब दोबारा से मैं फिर से जुड़ा हूं, कुछ चीजें बदली हैं। मैं जाति व्यवस्था कमजोर हुई है। मुझे याद है कि जब मैंने छोड़ा था तो किसी भी गांव के आयोजन में, शादी भोज, उसमें मैं तथाकथित शर्मा या ब्राह्मण, मुझे पता नहीं कि मेरे अंदर कोई है, क्योंकि दफ्तर में बहुत सारे लोग मुझको यही कहते रहते थे कि नकली ब्राह्मण लगता है जो न पूजा पाठ करता। मेरी अनसन बातों को वो सुन के वो कहा करते थे, तो मैंने कहा उनको कहने दो। खैर, तो उनके लिए अलग से समय होता था खाने का। शायद आप भी गाजीपुर से, आपको भी अनुभव होगा, वो अलग से आते थे वो सारे। लेकिन पिछले दिनों जब मैंने गांव के कुछ और आयोजन देखे तो मुझे लगा
बदला है। अब वो उसी समय आ रहे हैं, किसी की कहने की हिम्मत भी नहीं हो रही, और वो बराबरी का भाव है। इसमें बहुत कुछ योगदान उन चीजों का भी रहा है कि जो जैसे पंचायती राज जब से आया है, तो गांव का जो प्रधान पहले जो लगातार एक जिसके पास ज्यादा जमीन थी, ज्यादा पैसा था, जो तथाकथित चौधरी माना जाता था, वो मेरे अपने समय में लगभग वही रहा था। पंचायती राज इस बीच में आया, जो भी अमेंडमेंट हुआ, और उसके बाद में फिर जो रोटेशन से कभी एससी, कभी एसटी, कभी ओबीसी, कभी महिला, इसने वो परिवर्तन किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो परिवर्तन हो गया है, वो हो रहा है, लेकिन उसको और उसमें तेजी लाने की जरूरत है। लैंड रिफॉर्म्स जैसी चीज हम नहीं लाए। मैं यहाँ एक निबंध की भाषा में नहीं कह रहा जो सिविल सर्विसेज में जो हम पढ़ाते और लिखते हैं, तो लेकिन थोड़ा सा उसका बता। लेकिन जाति का जो कलंक राजौर में, ये हो सकता है कि मेरा गांव सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, वहां ये थोड़ा सा हुआ हो, लेकिन अभी अधिकांश गांवों के और उसमें अभी ये स्थिति है कि उनको, लेकिन वो गांव में ही नहीं है। मैं अपने शहरी दोस्तों को 40 साल से जानता हूं, उनके अंदर और भी कड़ा भाव है। अगर वो उसके पीछे भी अलग कारण है कि अगर उन्होंने बचपन में कुछ ऐसा भुगता है तो वो इसके रिवेंज की उसमें। मैं थोड़ा सा रेलवे की पटरी थोड़ा सा बदल रहा हूं, इसको मिटाने का काम शिक्षा कर सकती थी। मुझे तो बुनियादी रूप से लगता है, और पिछले दिनों से मैंने लगातार शिक्षा की तरफ जो मेरा ध्यान गया है, वो यही कि हमारे अंदर जो कुछ आज बदला हुआ है उसका सारा श्रेय उन किताबों को जाता है। मैं शिक्षकों से भी ज्यादा किताबों को दूंगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई न जेएनयू में हुई न डीयू में हुई, तो मेरे लिए वो ऐसे शिक्षक मुझे मिले भी नहीं, वो 4 किलोमीटर जाके वो, लेकिन वो किताबें जरूर मिल गई। गांव को उन दिनों में हिंद पॉकेट बुक्स की जो 50-50 पैसे की, मनमथनाथ गुप्त की बात के क्रांतिकारी से लेकर गोदान और जितना भी था, मैं उन किताबों को दूंगा। उसमें मेरा कहना ये नहीं है कि किताबें बड़ी हैं, शिक्षक बड़ी है, लेकिन दोनों दुनिया एक ही है। उन किताबों की दुनिया से हमारे अंदर यह है कि हम बराबर हैं, और लेकिन इस बराबरी का एहसास सिर्फ शिक्षा ही दे सकती है। लेकिन अफसोस कि उस शिक्षा को भी हमने कैसा बांट दिया। मैं जनसत्ता के कॉलम में शायद इस बात को लिख चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं उसको दोहराऊंगा कि एक मेरठ के इलाके से लौटते वक्त एक दोस्त ने बताया कि उनका बेटा पूछता है कि पापा हम गुर्जर हैं या जाट हैं। वो भी पहली क्लास में पढ़ रहा है। बच्चों ने बात हुई होगी, पिता मेरी तरफ देख रहे थे, तो बोले, फिर वो बेटे ने खुद ही कहा कि मैंने कह दिया कि मैं तो गुर्जर हूं। यानी कि हमने पहली क्लास से ही वो गुर्जर है या जाट है या बनिया है ये खाना। अगला खाना फिर विश्वविद्यालय है। फिर वो दिल्ली के स्कूलों में मेरा कुछ कारणों से जाना हुआ। 16 रजिस्टर हैं, एक को स्कॉलरशिप होती है, एक को दूसरा होती है। मैं ये नहीं कह रहा था उसकी जरूरत नहीं थी, उसकी जरूरत थी, लेकिन शिक्षा के उस बुनियादी ढांचे में अब आप दिल्ली में बैठा हुआ एक अर्बन वो उसको बार बार और दोहरा रहा है। दिल्ली के कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि आपके जीवन में नहीं अनुभव आया। निश्चित रूप से उस रूप में नहीं आया, लेकिन कुछ और भेदभाव होते हैं, लेकिन उसको हटाने की प्रक्रिया की तरफ तो पढ़ना चाहिए। तो आजादी का एक वो मूल्य जो एक समानता की तरफ था, जो दक्षिण में उन ने शुरू किया, बाबा अंबेडकर या उससे पहले हमारे ये जो शिक्षा के दोनों सावित्रीबाई फुले उन्होंने, और बाद में गांधी ने उसे किया, और निश्चित रूप से वो संविधान में भी आया। लेकिन संविधान में आने के बाद में हमने क्या किया? क्या हम ऐसी स्थिति में, क्या सब कुछ को आप पूर्वजों के 2000 साल पहले को ही आरोप करते रहेंगे? हम रोजाना के जीवन में क्या कर रहे हैं इसका साक्षात अनुभव, मेरे कुछ साथी मुझसे असहमत हो सकते हैं, सरकारें अगर आज अपंग लुंजपुंज हो चुकी हैं तो जितने भ्रष्टाचार की वजह से हुई हैं उतना ही वो जाति विभाजन से हुई हैं। एक एक पद के पोस्ट के लिए मैं उस सरकार का हिस्सा रहा हूं। मेरी कोई ऐसा तीखा अनुभव नहीं है, लेकिन जिस ढंग से सरकार की सारी नीतियां
जाति और इसके ऊपर बटी हुई हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण फिर से देना चाहता हूं। एक तो मैं इस आत्म स्वीकृति को कहूं, अगर आप इसको बुरा न माने, मैंने आज तक किसी की जाति नहीं पूछी, और आपके नाम के पीछे श्रीवास्तव लगा हुआ है, तो पिछले दिनों मेरे एक श्रीवास्तव या कायस्थों का कोई वो बनना, 4 साल पहले दिल्ली के एक पुराने आईपीएस बना रहे थे, तो दिल्ली के ही एक और कायस्थ दोस्त ने जब उस पर कुछ कमेंट किया, तो मैंने कहा कि यार ये बताओ, ये मुझे नहीं लगता कि शोभा देता है, क्योंकि मैं किसी ब्राह्मण सभा का सदस्य न रहा न रहूंगा, यहां तक कि मैं उस इन्विटेशन में भी नहीं जाऊंगा जिसमें ब्राह्मण सभा थे, इसलिए आप भी। तो वो इधर उधर बगलें झांकने लगे। मैं नाम नहीं बताना चाहता इस फोरम पर। मेरा कहना है कि गांव के उस जालौर में रहने वाले उस शिक्षक को भी मैं उतनी ही लानत देता हूं, लेकिन उनको नहीं दूंगा जो बिल्कुल ग्रामीण उसमें है, क्योंकि उनके पास तक तो शिक्षा पहुंची नहीं। तुम्हारे पास तो शिक्षा पहुंची, तुम्हारे पास भी तो वही क्रोमोसोम्स थे, वही जीन है। आखिर तुमने ये भेदभाव का कैसे माना कि पिछले दिनों कुछ लोगों ने मुहिम चलाई थी कि पत्रकारिता में कितने ब्राह्मण हैं, कितने। मैं मानता हूं समाज के अंदर वो रहा है, लेकिन उसको मिटाने की प्रक्रिया की तरफ हमें जाना चाहिए था, और हम उसमें पूरी तरह से असफल हुए हैं। अगर कुछ हुआ है तो बहुत धीमी गति से इसको बेहतर करने की जरूरत है। ये एक घटना जो आज से ही मुझे बेचैन की हुई है कि आखिर रास्ता निकलेगा क्या। आज जब मैं गांव में या दिल्ली के किसी शहर में अगर इस बात को उठाते भी हो, तो शायद आपको उल्टा जातिवादी या दूसरे उसमें, क्योंकि आपके नाम के पीछे मुझे ये आजादी भी नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूं। मैं शायद अपनी जाति वाली व्याख्या को और समझाने के लिए अपने जीवन का एक और अनुभव देना चाहता हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये सैद्धांतिक बातचीत नहीं है, ये हम अपने जीवन को टटोल रहे हैं आजादी के 75 वर्ष के आईने में। संयुक्त सचिव प्रशासन के नाते जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से लोग चुनकर आते हैं, वाकायदा नियमों का पालन होता है सब कुछ। जब उन लोगों को एक एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो मेरे ही कंट्रोल से साइन से पोस्टिंग हुई, तो मैंने उनके नाम के आगे से जाति हटा दिया कि वो एससी, एसटी, ओबीसी या क्या है। जो दोस्त सुन रहे हैं जरा, और जो सिस्टम में रहे हैं उसे ध्यान से सुने। मेरा तर्क था, ये 10 साल पहले की बात है, 2010 की, सरकार के नियम हैं, हमने उनका पालन किया स्टाफ सिलेक्शन में। अब इसके बाद में उनके साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और इसकी एक गारंटी है कि हम उसके ब्रैकेट में अगर लिख देंगे तो जहां पोस्टिंग होगी पहले दिन से ही उनको ऐसा देखा जाएगा। बात हो गई। लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही जो रेल भवन के एसोसिएशन जो चलाते हैं, जिन्होंने वहां कमरा ले रखा है और जो कुछ काम भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ इसी बात को करेंगे, वो आए कि हमें उन लोगों की लिस्ट दीजिए जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं। मंजुला जी, मेरा कहना था कि मैं नहीं दूंगा। बोले क्यों नहीं देंगे? मैंने कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ। मैंने चाहता कि उनको आप कोई ऐसी ब्रांड खाते में रखें कि वो ऐसी है। हम जाति को खत्म करने के लिए, हम प्रशासन है, ये मेरा दायित्व है, आपका दायित्व है इस देश के लिए कि हम जो इन उससे ऊपर उठ के काम करें। नतीजा थोड़ी सी टकराव शुरू हुआ, मामला और आगे गया, मामला लोकनायक भवन के कमीशन तक भी गया। मैं बात को यहीं खत्म कर रहा हूं। और अल्टीमेटली प्रशासन को, क्योंकि उन्हें उनसे चंदा इकट्ठा करना होता है, उन्हें एक दबाव गुट। तो अगर जिस संविधान से भारत सरकार बनी है, जिस पर्पज के लिए बनी है, अगर वही खत्म होता है और ऐसे प्रश्नों पर हमारे पास में न मीडिया में जगह होती है न कहीं और होती है, मेरे ऊपर दबाव कि दे दीजिए भाई, क्या जाता है। प्रश्न उसका नहीं है, ये रोज हो रहा है और इससे जाति की लाइनें इतनी कड़ी हो गई हैं कि अल्टीमेटली हमने उस भारत सरकार को भी डुबो दिया। ये नहीं कि उससे पहले कोई वो
बहुत अच्छा लेकिन बेहतर करना हमारा काम था, और मेरा दावा है कि शायद ब्रिटिश टाइम पे वो हमसे बेहतर काम कर रहे थे जितना कि आज़ादी के बाद हुआ। मैं ब्रिटिश टाइम पर शिक्षा की कुछ और बातें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ब्रिटिश टाइम पर 100 गुना बेहतर था। BHU में हमारे CN राव, भारत रत्न से लेकर मेघनाथ साहा या गुड़ाकर मुले से लेकर जाने कौन कौन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, CV रमन एक वक्त में वहां वो कई गुना बेहतर थे। जब कोई कहता है कि आजाद भारत, क्या ये आजादी इसलिए थी कि हम और डूबेंगे? और शायद इसमें भ्रष्टाचार और जाति का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उन पंडितों को भी नहीं माफ कर सकता, उस खाप को भी नहीं माफ कर सकता कि जो अपनी किसी परंपरा या किसी भी मूल्य के नाम पर देश को ऐसे जातिवादी गड्ढों की तरफ ले जाएं या भेदभाव की तरफ ले जाएं। मेरा मानना है बुनियादी रूप से शिक्षा इसे बेहतर कर सकती है। और पिछले दिनों मेरा विशेष रूप से आग्रह रहा है वैज्ञानिक शिक्षा पर, जो शायद मौजूदा सरकार में उसके बहुत कम अवसर हैं। नेहरू जी की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को किया, लेकिन शायद वो इसे जमीन पर नहीं लाए। उन्हें 17 साल तक प्रधानमंत्री रहना की लालच ज्यादा था या अगली पीढ़ियों को उस पोस्ट पर बिठाने का था, बजाय कि उसकी, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा समझौता, कोई ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए कि जिससे कि वो लगातार चलते रहें। वरना क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसे मूल्य समाज और संस्थाओं में स्थापित नहीं हो सकते हों? क्या विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों से लेकर जो चला हुआ एक ऐसा वर्ग, इसका बहुत अच्छा वर्णन अगर आप याद रख कर पाए, एक किताब आई है पिछले दिनों संजय बारू की, इंडियाज पावर एलीट्स, कि कैसे आजादी के बाद तुरंत उन लोगों ने सत्ता जो अंग्रेजी बोलते थे, जो अमीर थे और किसी न किसी राजनीतिक वंश से जुड़े हुए थे, उन्होंने संभाली और वो लगातार चलता रहा किसी न किसी बहाने। हालांकि उनका कंक्लूजन ये है कि 2014 में वो टूट गया है, लेकिन टूटने के बाद में जो विकल्प आया है वो शायद उससे अपनी उतना ही दूर है। ये पूरे विमर्श का विषय है। इसलिए कोई जब रोना रोता है कि वो 14 से ही इस देश में अंधेरा शुरू हुआ है, तो मुझे उन पर तरस आता है, क्योंकि उससे पहले जो रोशनी थी उसका गवाह मेरे बचपन का दिन है। मैं पीछे की लौटना चाहता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिस गांव में मैं किसान परिवार में था, उन दिनों वहां चकबंदी हुई थी 70, और हमें पता है कि हमारे पास जो भी थोड़ी बहुत जमीन थी वो हमें कौन से खेत मिले, और जिन्होंने पैसा खिलाया, भ्रष्टाचार का वो रूप मेरे बचपन की मेरी स्मृतियों से जाता नहीं है। ये बिल्कुल मैं उसी को वैसे ही मानता हूं जैसे कि कोई गांव में रहा है और अगर उन दिनों हरिजन या SC रहा है तो जो प्रताड़ना उसको मिली है वो जल्दी नहीं जाती। यहां तक कि उन दिनों भ्रष्टाचार के ओवरसियर बनना, पुलिस में दाखिल होना, मतलब वो रूप देखे। निश्चित रूप से मैं भ्रष्टाचार बड़े लेवल पर अभी भी उतना है, लेकिन छोटे लेवल पर जो डिजिटल इंडिया है उसने इसको खत्म करने की पूरी कोशिश। और मैं इसलिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी 21वीं सदी में एक बहुत बड़ा काम कर सकती है। मुझे एक और किताब का याद आ रहा है, और मैं सिंगापुर के जो ली क्वान हैं, आपको पता ही है कि 1964-65 में मलेशिया से अलग हुए, और उसके बाद में उन्होंने पूरे सिंगापुर को, आज सिंगापुर की इकोनॉमी, GDP पर कैपिटा इनकम, दुनिया का कोई क्षेत्र नहीं है जहां सिंगापुर, कुछ लोग कहते हैं कि वो ऑटोक्रेट है। प्रश्न ऑटोक्रेट का नहीं है, समाज को आपने उसने। लेकिन मैं जो बात याद आ रही है मुझे, ली क्वान अपनी किताब है, उनकी एक बहुत अच्छी किताब है। मैं सिर्फ किताबों और इनके नाम इसलिए नहीं ले रहा कि आपके ऊपर कोई इंप्रेशन जमाने के लिए, आप जरूर पढ़िए, थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट वर्ल्ड। उसमें वो बहुत सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं कि जिस समय मेरे पास सत्ता आई उस समय जिसे देखा जाए कंप्यूटर का युग आ चुका था, और मैंने अपने देशवासियों को, नागरिकों को उस तकनीक, उस विज्ञान को समझने के लिए भेजा, और अपनी पढ़ाई और शिक्षा संस्थानों में, अगर आप याद करें तो जापान का भी उत्थान अपनी शिक्षा से ही होता है।
नेल्सन मंडेला जब कहते हैं कि केवल शिक्षा ही बदल सकती है, आप अपने अंदर टटोल के देखिए। मैं दिल्ली के कहा जिन्होंने बड़े बड़े साहित्यकार कि क्या शिक्षा की तरफ, शिक्षा की भाषा की तरफ कभी उन्होंने मुड़ के देखा? अगर उनका बच्चा किसी पब्लिक स्कूल में दाखिल हो गया है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहा है, तो वो फेसबुक पर उन किताबों को फोटो भी लगाते हैं कि आज मेरा बेटा चार्ल्स डिकन्स को खरीद के लाया है, आज कुछ और को लाया है। मतलब उनके अंदर जो एक आडंबर है उस पब्लिक स्कूल का। क्या दिल्ली के अंदर हमने इतनी लड़ाई भी लड़ी? हम शायद भूटान, यरूशलेम, मतलब दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जिसकी लड़ाई हमारे उसमें मंच पर ना आती हो। कभी उन्होंने कोई ऐसी हड़ताल की कि जिस शिक्षा की समानता के लिए? बार बार हम उस दौर के मूल्यों की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनी। मैं डॉक्टर कोठारी को याद कर पाऊं, बहुत सारी बातें हैं। मेरे लग रहा है कि मैं अगले 15 मिनट में अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इतने मूल्य हों और इतनी बड़ी 75 साल हो, मैं उस पर आता हूं। मैं ली क्वान की एक और बात, शिक्षा सर मैं बीच में बोलूंगी कि आपको जितने मूल्य हैं सभी मूल्यों पर आप चर्चा कीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर। जी आप बताइए। ओके, मैं मान लिया कि आज हर मूल्य में कोई कीमत नहीं है और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ली क्वान की एक और बात में उसी बायोग्राफी से, मतलब कई बार मैं भाषा के प्रश्न पे आता हूं। मतलब मैं इस प्रश्न से पिछले 30 साल से भारत सरकार के अंदर, भारत सरकार के बाहर जिन लोगों से भी बात करो, मैं पहले अपनी ली क्वान की बात को समेटता हूं। सिंगापुर को जो आज उन्होंने बदला है, वो कहते हैं कि मैं इंग्लैंड पढ़ने गया, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं देखता था कि कुछ चीनी लोग जो कि मेरे लगभग मेरे ही क्षेत्र की तरफ से थे, वो मुझसे कई गुना ज्यादा होशियार थे जो क्लास का। मुझे एहसास हुआ कि वो इसलिए थे कि वो अपनी मंडारिन भाषा में पढ़े थे, इसलिए वो सब के सब वो लिखते हैं कि मैं लौट के आया और अपने बच्चों को उन पब्लिक स्कूलों से निकालकर वहां दाखिल कराया जहां मंडारिन भाषा में पढ़ाई होती थी, अपनी भाषा में। वो और विस्तार से लिखते हैं। और मैंने खुद भी, अगर आपको उस देश को समझना हो, उसके साथ इंटरेक्ट करना हो, आप कैसे, मैं एक इस उदाहरण को ताजा अपने गांव को उदाहरण से जोड़ता हूं। अभी 2 महीने पहले बंगलौर आने से पहले मेरे गांव में दिल्ली कुछ युवाओं ने कहा कि हम वहां स्किल सेंटर खोलेंगे आपके गांव में। मैंने कि जो भी मदद मुझसे चाहिए आप चलें। मंजुला जी, इस बात पर गौर करना, गांव की महिलाएं इकट्ठी थी, बच्चे इकट्ठे थे, उन्होंने अपना व्हाइट बोर्ड लगाया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक अपने गजट सारा कुछ किया। मेरे सामने वो शब्द मुझे, अब उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं उनकी भाषा को दोहराऊंगा। पहले हम आपको एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए आए हैं, ये आपका डोमेन है, आपको हम ग्लोबल वर्ल्ड से जोड़ेंगे। बस मैं इतना ही कहूंगा। क्या गांव वाले एंटरप्रेन्योर्स समझेंगे? महिलाएं समझेंगी? डोमेन को समझेंगी? ग्लोबल वर्ल्ड को समझेंगी? ग्लोबल इकोनॉमी को समझेंगी? जब आधा घंटा वो बोल लिए और मुझे लगा कि गांव वालों के पल्ले कुछ पड़ा ही नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली के 20 लाख के MBA किए हुए थे, अंग्रेजी में ही रटा हुआ था। भाषा का विकास में क्या योगदान होता है, मुझे उनकी बातों को बार बार रिपीट करना पड़ा, खोलना पड़ा कि डोमेन, और उनको कहना पड़ा आज देश के अंदर ज्यादातर NGO इसी किस्म के
उनको, वो एनजीओ था, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, उनकी निष्ठा में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिस ढंग से वो आगे पले थे, आज यह ज्यादातर महानगरों के साथ हो चुका है। लेकिन सिर्फ एनजीओ नहीं, पिछले 5 साल से मैं सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू बोर्ड से कुछ ताल्लुक रखता हूं। मैं फिर से इस मंच से रिपीट करना चाह रहा हूं, डॉक्टर कोठारी ने 79 में अपनी भाषा में आईएएस परीक्षा लिखने के लिए सिफारिश की थी। मोरारजी गवर्नमेंट थी। मैं ये मानता हूं कि अगर कांग्रेसी गवर्नमेंट होती तो वो नहीं इंप्लीमेंट होता, क्योंकि 10 मनमोहन सिंह जी के टाइम पर फिर कांग्रेसी गवर्नमेंट आई और फिर अंग्रेजी को दोबारा से लाद दिया गया। उसकी लड़ाई दिल्ली के नौजवान जानते हैं, मैंने भारत सरकार में रहते हुए लड़ी। खैर, मैं उस पर आ रहा हूं। कोई भी जो इस समय सिविल सेवा यूपीएससी से आ रहा है, एक वक्त में जो 15-20% भारतीय भाषाओं के आते थे, अब वो 3% से भी कम हो गए हैं, क्योंकि 2011 में जो बदलाव किया कांग्रेसी गवर्नमेंट ने, 2014 में इस सरकार ने उसे कुछ बदला, लेकिन तब तक देश का मिजाज बदल चुका कि बिना अंग्रेजी के हमें चौकीदार की भी नौकरी नहीं मिलेगी। और कला विहार में भी चौकीदार की नौकरी रखने से पहले वहां कई दिग्गज साहित्यकार रहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि आप क्या बात करते हो, अंग्रेजी तो इनको आनी ही चाहिए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता इस मंच पर, और उस लड़ाई को भी मैं 25 साल से लड़ रहा हूं। मैं अपना आईना देख रहा हूं कि आपने कहां कहां वो लड़ाई में साथ दिया है, चाहे वो जाति का हो चाहे भाषा का हो। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जैसे मेरे गांव में जो स्किल सिखाने वाला एनजीओ अपनी बात नहीं कह पाता, वैसे ही हमारे डीएम और एसडीएम नहीं कह पाते, क्योंकि उनके पास में न वो भाषा है न वो बोलचाल है, तब तक उनके ऊपर से निकल जाती है, और न वो उनके पास जाना चाहते। विकास में, किसी देश के विकास में भाषा के साथ, ठीक उसी समय मेरे कुछ बुद्धिजीवी ये कहने लगते हैं कि अगर तमिलनाडु में आप जाएंगे तो क्या करेंगे। शायद वो, ईश्वर उन्हें माफ करे, वो अज्ञानी हैं। वो दिल्ली के प्रेस क्लब में ही रहते हैं, दिल्ली में ही घूमते हैं, आईआईसी में ही। जब आईपीएस तमिलनाडु में जाता है या जाता है तो वहां की भाषा को सीखना पड़ता है। डॉक्टर कोठारी से लेकर ज्यादातर लोगों ने बार बार ये बात कही है। कोठारी ने तो ये कहा कि जिन नौकरशाहों को, मैं अपनी प्रजाति के लिए कह रहा हूं, भारतीय भाषाएं नहीं आती, उनको नौकरशाही में आने का भी हक नहीं है। लेकिन ये बातें शायद मेरे बुद्धिजीवी साहित्यकार जो जादू यथार्थवाद से लेकर जाने क्या क्या वो करते हैं, उन बातों के उनके सिर के ऊपर से निकल जाती है, क्योंकि शायद उनके अंदर ये बातें कभी गई भी नहीं है। तो जो शिक्षा इस देश को बदल सकती थी, जो भाषा उन लोगों के, भाषा मेरे लिए, मुझे एक कॉन्फिडेंस देती है, एक जिसे कह सकते हैं अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत देती है। लेकिन वही भाषा मुझे पंगु बना देती है। मैं अपना प्रश्न नहीं पूछ सकता। क्लास में आपका भी इंटरेक्शन होता है, मेरा भी होता है। अगर बच्चों से पूछा जाए, उन गांव के बच्चों से, वो हिंदी में जवाब देना भी जिनको मुश्किल होता हो, उनको अंग्रेजी में। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग और कुछ पार्टियां विशेषकर इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहती हैं। अगर चुप्पी साधे रहती हैं तो मेरे अंदर की आवाज आ रही है कि उनको इस देश ने सिकोड़कर एक तरफ ठीक ही कर दिया है, क्योंकि मौजूदा सत्ता के कुछ लोग अपनी भाषा में शायद कई गुना बेहतर। अब प्रश्न होता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इनको 100 में 100 नंबर दे दिए जाएं, लेकिन भाषा के प्रश्न पे हमें लगातार दबाव बनाने की जरूरत है, और शायद वो दबाव धीरे धीरे काम कर रहा है। अब मैं कुछ अपने दिल्ली के दोस्तों का मैं बहुत सम्मान करता हूं। सुधीर चंद्रा जी बहुत अच्छे इतिहासकार हैं, बहुत अच्छा काम किया है। उनकी पिछले दिनों एक किताब आई थी गांधी के ऊपर, गांधी एक असंभव संभावना, बहुत अच्छी। जब उस किताब का रिलीज हुआ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि ये किताब, उसकी भाषा बहुत पारदर्शी, हिंदी में लिखी हुई है। बोले इस किताब को लिखने में मुझे जितना आनंद आया उतना पूरी उम्र नहीं आया। उन्होंने याद किया कि कैसे बचपन में हमें
10वीं तक अंग्रेजी मार मार के सिखाई जाती है। कितनी स्मृतियां हैं। कपिल देव, मैं उसमें था ताज होटल में जब ये इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव थी, मैंने 7 साल एज जॉइंट सेक्रेटरी के नाते वहां अटेंड किया। उनकी आंखों में आंसू थे कि मुझे क्रिकेट के कप्तान बनाने के वक्त ये प्रश्न था कि इसको अंग्रेजी नहीं आती, मुझे अंग्रेजी बोलनी है या क्रिकेट खेलना है। जर्रे जर्रे पर यह लिखा हुआ है। लेकिन माफ करना, मैं जिस हिंदी के लेखक के रूप में आपने मेरा यहां परिचय दिया है, मैं उनके सामने बेबस हूं। वो ऐसी किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं हुए। मैं बंगलौर में हूं, यहां 12वीं तक मैंने पिछले दिनों फेसबुक पर कुछ डायरियां लिखी हैं। दक्षिण का तमिल वाला 12वीं तक हिंदी तमिल पढ़ता है, मलयाली पढ़ता है, कन्नड़ में 12वीं तक 2 भाषाएं हैं। दिल्ली के अंदर 9th क्लास में हिंदी छूट जाती है, सिर्फ 8वीं तक रहती है। दिल्ली के अंदर डाल डाल पर साहित्यकार बैठे हुए हैं, एक एक बोरी कविताओं के संग्रह लादे हुए, एक दूसरे की पीठ को ऐसे खुजाते हुए कि उनसे महान तो कोई हुआ ही नहीं कबीरदास और तुलसीदास के बाद। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि क्या उनको कोई पढ़ भी रहा है, क्या दिल्ली की बाउंड्री से बाहर भी इनको कोई जानता है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं अपने को भी शामिल कर रहा हूं उसमें। मेरे लिए प्रश्न उसका नहीं है कि हिंदी तमिल पे ला दी जाए, लेकिन प्रश्न ये है कि जो भारतीय भाषाएं दक्षिण में और उसी अनुपात में उनकी प्रगति है। भाषा आपको उस काम से जोड़ती है, समझ से जोड़ती है, जबकि हिंदी पट्टी उसी उसमें। मैं आपको आपके गाजीपुर के बहाने मेरे दिमाग में एक और बिजली कौंध रही है, अगर मैं शेयर करूं तो। पवन वर्मा गाजीपुर के हैं जो राजदूत रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि आपका गाजीपुर का कोई संबंध है। खैर, उनकी एक किताब है भारतीयता की ओर। मैं इन किताबों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि ये मेरी अकल नहीं, उन लोगों की अकल उधार ली है मैंने। पवन वर्मा विदेश में रहे, राज्यसभा में भी रहे, आजकल कौन सी पार्टी में है आप पता होगा, जेडीयू में रहे। खैर, उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, गालिब पर बहुत बड़ा काम है, सारा कुछ है। मैं पिछले दिनों एक उसमें भी लिख चुका हूं इस प्रसंग को। उस किताब को जरूर पूछना कि भाषा की, वो पूरी किताब भाषा के ऊपर है, भारतीयता के ऊपर। उन्होंने कहा उनके बाबा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। मैं सिर्फ कुछ मूल्य तक ही सीमित कर पा रहा हूं आपको। भाषा भी उसी में से मूल्य है जिस महात्मा गांधी ने पूरी उम्र वो किया। और जो कांग्रेस इस बात को कहती है कि वो आजादी के मूल्यों को लिए ठाती, उसने भाषा के मामले में सबसे ज्यादा धोखा दिया है देश को। सॉरी, वो लिखते हैं उसमें, उनके बाबा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे, बड़ी कोठी में। उनके घर पूरा अंग्रेजी साहित्य था, इसीलिए उनके पिता ने भी अंग्रेजी साहित्य ही पढ़ा, लंदन में पढ़े। और उनके पवन वर्मा के पिता ICS थे, इंडियन सिविल सर्विस। मुझे याद है 1941 बैच के थे, यानी कि आजादी के बाद भी वो रहे। इंग्लैंड में पोस्टिंग रही उनकी, ये फॉरेन सर्विस में आए। खैर, रिटायरमेंट के बाद उनके पिता ने कहा कि मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं। तो पवन वर्मा जो फॉरेन सर्विस में रहे थे, सारा कुछ है, तो बोले अच्छा। तो बोले किस अंग्रेजी में लिखी है? बोले कि नहीं, मैंने हिंदी में लिखी है, भोजपुरी में लिखी है। तो बोले कि आपने अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखी? आप तो लंदन में पोस्टेड रहे, ICS रहे, ऐसा क्यों? बोले कि मुझे अंग्रेजी पर कभी आत्मविश्वास नहीं आया। आप समझ सकते हैं, जो ICS में रहा हो, जिसने लंदन की परीक्षा की हो, उसे विदेशी भाषा में आत्मविश्वास, कैसे भाषा ने हमारी पूरी पीढ़ी का मनोबल तोड़ दिया है। और कैसे मुखर्जी नगर से लेकर पब्लिक स्कूल, इसलिए जब जो बातें करते हैं जन की, जन क्रांति की, उनको आईना देखना चाहिए कि तुमसे झूठा इस ग्लोब पर कोई नहीं होगा, इससे झूठा तुम्हारी पार्टी का। ये मैं उनके लिए भी कह रहा हूं जो मौजूदा सत्ता में हैं, कि जब सुब्रमण्यम कमेटी ने कहा था कि इनका पब्लिक स्कूल हटाया जाए अपनी भाषा में, तो वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? क्यों दिल्ली की आप सरकार भी
पिछले दिनों लगातार उनको अंग्रेजी के सिखाने के लिए विश्वविद्यालय में भेज रही है। हमारा लेखकों का, बुद्धिजीवियों का दायित्व उन मूल्यों को दबाव बताना होता है। हम पढ़ने लिखने वाले सड़क पे तो उतना नहीं करेंगे, क्या शिक्षा, विश्वविद्यालय, इनमें हमारी पहल नहीं हो सकती? जिस भाषा में हम लिख रहे हैं, क्या बंगाल का लेखक आपसे कहीं बेहतर कंट्रीब्यूट नहीं करता? क्या मलयालम का नहीं करता? मैं अपराध की सुई हमारी इन बुद्धिजीवियों पर जाती है कि जो लिखते हिंदी में हैं और गाते अंग्रेजी में हैं, लेकिन उसका विनाश ये खुद ही देख रहे हैं कि आज ये हाशिए पर है। खैर, मैं अपनी बात को यानी मैं वहां था कि कैसे आत्मविश्वास को तोड़ती है, अनंत बातें हैं। वही बात मैं बराबरी की, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से कह रहा हूं। मैं 5th, 6th, 7th पे कमीशन के भारत सरकार के पक्ष में कभी नहीं रहा, जब तक आप अपने काम वाले या अपने उन मजदूरों के लिए वैसी ही तनख्वाह या फैसिलिटी क्रिएट ना करें। शिक्षा में हमने स्कूलों में क्या किया, पूरी तरह से अलग अलग स्कूल बन गए हैं। मेरा, मंजुला जी, यही कहना है कि आजादी के जो भी मूल्य थे, एक मूल्य एक धर्मनिरपेक्षता का, गांधी के उस जीवन से सीखिए कि जहां जश्न मनाया जा रहा है और वो नोआखाली के बीच में काम कर रहा है। क्या हमारे राजनेता एक सांप्रदायिकता निश्चित रूप से उस जिन्ना की कंडेमेबल है, और उतनी कंडेमेबल है, उतना ही जैसे कह सकते हो वो किया जाए उत्तर भारत के उन अमीर जो मुगलों के वंशज थे और कुछ ख्वाब देख रहे थे जिसने उन्हें देश का विभाजन कराया। लेकिन अमेरिका, अब उनको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। अगर अमेरिका, इंग्लैंड एक ऐसे समाज में रह सकते हैं तो यहां भी, लेकिन बशर्ते कि हम धर्मनिरपेक्ष नीतियों को इंप्लीमेंट करें, अगर पलड़ा एक तरफ नहीं झुका हो। आज की अगर ताजा घटना सलमान रश्दी की है, क्या उस किताब पर बैन सबसे पहले हमने नहीं लगाया? क्या इस हत्या के, इस हमले के खिलाफ हमारी कोई अपील हुई है? मुझे नहीं कि मैं सैद्धांतिक बहस में चलता रहूं कि हमारे निश्चित रूप से लोकतंत्र में हमारे चुनाव अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले में रहे, लेकिन हम शायद उसको भी नहीं कर पाए। मैं फिर से एक बात अपनी जोड़ रहा हूं, मैं अब गांव जाता हूं, जब भी वहां कोई ना कोई जागरण हुआ हो रहा होता है, मैं कभी नहीं जाता, और इस वजह से वो नाराज होते रहे। उसको रोकने के लिए यह रास्ता नहीं है कि वहां नमाज पढ़ी जा रही है तो मैं जागरण सत्ता का, लेकिन सत्ता एक बिल्ली की तरह रही, बंदर की तरह, जो लगातार उनको करती रही। इसलिए आज जो भी हम जहां हैं, और मैं एक निराशा के स्वर में कह रहा हूं कि शायद बहुत अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा की प्रक्रिया भी चलती रही है। IITs खुले, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि उन्होंने बदला है, अगर हमारे पास में IITs, इंजीनियरिंग कॉलेज और ये नहीं होते तो शायद हम उस डिजिटल क्रांति, उस सूचना क्रांति में भी उसका उपयोग नहीं कर सकते थे। इसलिए वो कुछ काम हुए हैं, अब हम उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन वो आगे बढ़ाने के लिए मैं ये कहूँगा कि बुद्धिजीवियों, पत्रकार, उनकी भूमिका, शिक्षकों की, प्रोफेसरों की, विश्वविद्यालयों की सबसे ज्यादा है। शिक्षा की भूमिका सबसे बड़ी होगी, वही धर्मनिरपेक्ष नागरिक बनाएगी, वही उन बच्चों के अंदर से उस जाति के भेद को खत्म करेगी। वरना दिल्ली में एक बहुत बड़ा क्रीमी लेयर है जो किसी चीज का रिव्यू नहीं चाहता, जो हर बार संविधान की बात कहता है। क्या भाषा संविधान की स्वीकृत नहीं है? क्या गांधी के मूल्य स्वीकृत नहीं है? क्या जाति को हटाना स्वीकृत नहीं है? क्या स्त्रियों की बराबरी स्वीकृत नहीं है? वहां वो चुप रहते हैं क्योंकि वो बड़ी बड़ी पगार, बड़े बड़ा आनंद ले रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद मैं अपनी बात को यहीं, वरना मेरे जैसे आजादी के इस दौर में कुंठित रहने वाले कुछ लिखते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आपने मुझे बुलाया अपने मंच पे, मुझे बहुत खुशी है। और जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि मुझे नहीं पता कि आपके कितने सदस्य हैं, लेकिन आप
एक नौजवान उसकी तरह पथगामिनी को चला रही हैं और भी कई आयोजनों में हैं। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य दे और ये उम्मीद हो कि अगले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर या उससे बाद हम एक नया भारत देखें, और मेरा यकीन है कि हम अपनी अगली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा देश छोड़कर जाएंगे। इस यकीन के साथ मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। आपने इतनी देर मेरी बात सुनी, बहुत बहुत आभार। अपना माइक जरा म्यूट करिए। जी धन्यवाद। ऐसे मिशन 400 राजेश जी आपसे बहुत अच्छा लगा। तो सबको पहले इन्फॉर्म कर दूं, 1300 लोग जुड़े हैं, साल भर में 1300 लोग हो चुके हैं और 1400 फॉलोअर हैं अभी। और इसमें हमारे सारे पदगामिनी के ही सदस्य जो जुड़े हैं, 7, 8, 10 जितने भी जुड़ पाए हैं, क्योंकि इसमें समस्त पटलों पे काफी कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं, तो लोग व्यस्त हैं और सब जगह भागम भागी मची हुई है, फिर भी समय निकाल के लोग आए हैं। आपके वक्तव्य में मैं अभी देवेंद्र तोमर जी कुछ लिख रहे हैं। आदरणीय देवेंद्र तोमर जी ने लिखा है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत में अब आधिकारिक तौर पर अर्थात अधिनियम बनाकर चतुर्थ भाषी फार्मूला लागू किए जाने का समय आ गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत अनिवार्य, राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी अनिवार्य, प्रांतिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा। अब सर आप इसको, मैंने फ्लैश कर दिया है, इसको मैंने पढ़ लिया। तोमर जी आपका स्वागत, आपके विचार का, लेकिन सोच के देखिएगा, अपने दिल से सोच के देखिएगा, अपनी बहुत ईमानदारी से। मैंने शुरू की थी सत्य, गांधी जी के उस शब्द के साथ जिसको वो सत्य ही ईश्वर है। उसके अलावा मैं भी मानता हूं कि कोई और मूल्य मुझे नहीं लगता सत्य के अलावा। आप, मुझे नहीं पता आप कहाँ रह रहे हैं। मैं मान लीजिए अगर ये कह दूं कि मैं संस्कृत, क्या आप अपने बच्चे को संस्कृत माध्यम के स्कूल में भेजेंगे? हिंदी माध्यम में भी भेजने में अगर दिक्कत आ रही हो, क्या मैं उस संस्कृत को सिर्फ इसलिए लादे रहूं कि ये मेरी पूर्वजों की भाषा थी? पूर्वज तो आपके लंगोट पहनते थे, पेड़ पर भी रहते थे। कुछ परंपरा का एक मूल्य होता है, लेकिन वो परंपरा हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में जो वक्त के साथ नहीं बदलती। संस्कृत का मूल्य संस्कृत विश्वविद्यालयों के जो लोग उसके बिल्कुल उसकी पुराने ग्रंथों की तलाश में जाना चाहें, संस्कृत उनके लिए रहे। लेकिन लोकतंत्र में लोक की भाषा, क्या संस्कृत लोक की भाषा है? क्या एक पार्टी विशेष संस्कृत संस्कृत कह के, मैं आपको उदाहरण देता हूं, इंग्लैंड में, यूरोप में लैटिन की वही स्थिति है जो संस्कृत की है। क्या वो लैटिन को अपने कंधों पे लादे फिरते हैं? पुर्तगाली सीख रहा है, जर्मन जर्मनी सीख रहा है, अंग्रेजी लैटिन वहां पढ़ाई जाती है। वैसे ही संस्कृत का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आगे आप करें तो आपके आसपास, आपने, मुझे नहीं पता, देवेंद्र मध्य प्रदेश से हैं, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है, सरस्वती में आप अन्यथा मत लेना, पढ़ाया है। लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर में मध्य प्रदेश में ज्यादा, बाजार में जाएंगे तो आप किस भाषा का इस्तेमाल करेंगे? संस्कृत में। तो हम तोरई ददाती, तोरई दो दो या फल दे दोगे? नहीं, वो आपके अपने ज्ञान के लिए कितना भी ज्ञान करें, लेकिन महत्व तो आपको उस जन भाषा को देना पड़ेगा ना, जिसमें कि आपके बच्चे को कॉन्फिडेंस आए। वरना जैसे अंग्रेजी उसके ऊपर लादी जा रही है, वैसे ही संस्कृत लादी जाएगी। संस्कृत पढ़ेगी, एक अपनी भाषा को एक उसके लिए जरूरी है, लेकिन उसके स्कूलों में ला दी जाए, मैं हरगिज नहीं, ये देश को और पीछे ले जाने वाला मामला होगा।
अंग्रेजी एक ग्लोबल भाषा के रूप में, लिंक के रूप में, लेकिन वो भी तब जबकि आप अपनी भाषा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप बुंदेलखंडी सीखें, मालवी सीखें मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ी सीखें, उन भाषाओं के शब्दों को सीखें, और संस्कृत में आपका विशेष वो है तो उसे सीखें, लेकिन आप उसमें आप मान के चलें अपने दिल को जाके पूछना। मैं एक बच्चे का अनुभव देता हूं, जब वो 9th में आया तो उसने कहा, क्योंकि मैं स्कूल के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूं, कि बहुत अच्छा, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कि क्यों, कि संस्कृत छूट जाएगी। मैंने कि क्यों संस्कृत? बोले रटनी पड़ती थी। तो हम क्योंकि न मेरी माँ जानती संस्कृत, न मेरे पिता जानते, न मेरे स्कूल में बोली जाती। भाषा कोई कुंडल नहीं है लटकाने का, रोजाना के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए है। और दुनिया का सबक यही है कि जिस भाषा में मैंने आपको जो मंडारिन का भाषा का दिया, अपनी भाषा, आप एक पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, वही कांग्रेस के साथ था। गांधी की विरासत थी, गांधी ने कह दिया था कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता बीबीसी को। उन्होंने अपनी आत्मकथा किसमें लिखी? गुजराती में। पता है ना आपको? उन दिनों के क्या वो पागल थे जिन्होंने भाषा को, लेकिन वो हिंदुस्तानी, उस भाषा में हमारी बुंदेलखंडी के शब्द होंगे, मध्य प्रदेश के होंगे, मालवी के होंगे, छत्तीसगढ़ी के होंगे, एक ऐसी भाषा जिसमें सारे शब्द हों, उस भाषा को आगे बढ़ाइए। 40 बच्चों में से अगर कोई संस्कृत पढ़ना चाहता है तो उसके लिए संस्कृत है, लेकिन आप उस पर दूसरों को बतला दिएगा, और ऐसा ना हो कि वो ला दें और उसके बाद में सिवाय फिर पूजा और इसको करने के उसके अलावा कुछ ना बचे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। तोमर साहब कह रहे हैं डाला हुआ है, देवेंद्र तोमर साहब कह रहे हैं। और फिर कहते हैं कि लगता है भाषा का झगड़ा वहीं से शुरू हुआ है जहां हमने संस्कृत को छोड़ दिया। ये आपका अधूरा ज्ञान है, माफ करना। इस पार्टी के कुछ लोग शायद पुरानी अध्ययन से बचते हैं, उन्हें मानते हैं कि वो महान भारत में पैदा हुए हैं, जन्म से ही महान हैं। मैं भी इस पार्टी के, और मुझे इस मामले में प्रधानमंत्री की भाषा नीति कई गुना बेहतर लगती है। क्या उनको संस्कृत में बोलते देखा है? क्या गृह मंत्री जो राजभाषा संभालते उनको संस्कृत में बोलते देखा है? क्या संस्कृत में बोलेंगे तो उनकी बात यूपी में समझ में आएगी, मध्य प्रदेश में समझ में आएगी? आप उसका व्यावहारिक, आज वो अगर सत्ता में है तो उस भाषा के बूते, जिस भाषा को वो केरल में भी बोल सकते हैं। मैं बंगलौर में हूँ, यहाँ की सोसाइटी में काम करने वाली आती हैं बंगाल की, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ी क्योंकि अंग्रेजी के लिए मौका ही नहीं मिला। अगर उनको कोई भाषा जोड़ती है तो वो एक जन भाषा मिली जुली, कुछ में बंगाली के शब्द होंगे, कुछ कन्नड़ के शब्द होंगे, कुछ उर्दू के होंगे, उस भाषा को आगे बढ़ाइए, और वही इस देश को, नागरिकों को अपने बूते खड़े होने का ताकत देगी। बस इतना ही। इसलिए अगर आपने ये ऐसा कुछ किया है तो जरा फिर से विचार कीजिए कि आप व्यक्तिगत स्तर पर वो कीजिए, वरना आपके बच्चे भी आपको माफ नहीं करेंगे। धन्यवाद। राजीव ऑप्शनल तो है ही, लोग पढ़ ही रहे हैं, लादा नहीं गया है। ऑप्शनल तो है ना, लादा नहीं गया है, लेकिन हाँ ऑप्शनल डाला गया है कि आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, कंपलसरी नहीं किया गया है ना? बस यही बात है। बिल्कुल, मैंने समझ गया। राजीव जी माफ करना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि भोजपुरी और मैथिली वाले दिल्ली में बैठे रोज भोजपुरी को संविधान की सूची में शामिल करने की। मैं थोड़ा सा इस पर जरूर रोशनी डालना चाहता हूं। मैथिली 2003 में मैथिली, बोडो और डोगरी संविधान की सूची में शामिल हुई। दिल्ली के पुस्तक मेले में मैथिली का आज तक कोई स्टॉल नहीं है। दिल्ली में मैथिली, भोजपुरी वाले सब अंग्रेजी के स्कूलों में भेजते हैं, यानी कि तुम भारतीय भाषाओं में तो लड़ाई करा रहे हो और अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजते हो। मैं भी नहीं कहता कि संस्कृत भाषा छोड़ना है, अगर 8वीं तक अगर आप पढ़ा सकते हो तो उसे पढ़ाइए, लेकिन ये निश्चित रूप से मैं चाहूंगा, अगर हमने सबने पढ़ी है, उतना पढ़ा है, लेकिन ये बहस करना कि उसे
हम IIT और वहां नहीं, मैं अंग्रेजी के मुकाबले में अपनी भाषा, जैसे कि सरकार ने कुछ विश्वविद्यालयों को मेडिकल की पढ़ाई की, आपको संस्कृत से ऐसा मोह कैसे कह दिया कि संस्कृति अपनी जड़ों को छोड़ना है। जड़ क्या होती है? जड़ तो आप समझते हैं ना, जड़ का अर्थ, जड़ तो मूर्ख होता है ना, वो तो जड़ है ही, लेकिन वो कई बार उस जड़ता के भी करीब होता है कि जो वहीं रहती है। हम ज्ञान के साथ, आज आपको मोबाइल है, विज्ञान के कौन आविष्कार ऐसा है कि जो यूरोप में नहीं हुआ? आप लाख क्लेम करते रहे, मैं तो चाहता हूं कि आप बताएं, लेकिन प्रमाणों के साथ बताएं। इसलिए इस हट से नहीं चलिए, ये शायद ये कोई मूल्य नहीं होगा, ये देश को और पीछे ले जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि आप अपनी भाषा को, जिसमें लोग मैं उन अनुभवों को नहीं बांटना चाहता कि जब मैं बड़ौदा में IAS के बैचेज का कोर्स डायरेक्टर रहा, मंजुला जी बस बहुत छोटी सी बात, तो कुछ अपनी भाषाओं से हिंदी प्रांत का एक सेलेक्ट होके आया, और भी तो उसने बाद में कहा कि सर मैं बीच में बैठा था और जब मेरा इंट्रोडक्शन के लिए समय आ रहा था तो मैं बार बार रट रहा था कि मैं अंग्रेजी में, क्योंकि हर बच्चा अंग्रेजी में ही बोलता है। बोलो IAS में सेलेक्ट होने के बावजूद भी आपको अंग्रेजी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, यानी कि शिक्षा आपको आत्मनिर्भर बनाती है, कॉन्फिडेंस बनाती है, कॉन्फिडेंस लाती है, या आपको हकलाना सिखाती है? नहीं, मुझे ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए, चाहे वो संस्कृत की हो चाहे किसी और को। मुझे अपनी जनभाषा चाहिए, उसमें बुंदेलखंडी होगी, ब्रज होगी, कुछ भी हो सकता है। अंग्रेजी का भी कोई शब्द होगा तो भी कोई बात नहीं, संस्कृत का भी शब्द होगा, उससे भी कोई परहेज नहीं। लेकिन आप पीछे की तरफ मत ले जाइए कि वो संस्कृत और संस्कृति का कोई संबंध नहीं है। फिर तो आप पत्थरों का भी संबंध मानेंगे, किसी और चीज का भी मानेंगे, फिर तो उस लंगोट को ही बांधिए, फिर आप मोबाइल हाथ में मत रखिएगा, फिर तो आकाशवाणी से बात कीजिए। जी जी सर, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे मूल्यों की बातें हुई, और यहाँ पे आपने भाषा का भेदभाव और भ्रष्टाचार जो आपने बताया कि बड़े स्तर पर तो है, लेकिन छोटे स्तर पर, डिजिटल स्तर पर कम किया जा रहा है, कोशिश हो रही है, ऐसा नहीं है। जाति प्रथा, शिक्षा को दोष, यानी जो कुछ भी था अपने कई मूल्यों पर, जो भी मूल्य हमारे समाज में मोटे मोटे हैं, जो दिखाई पड़ते हैं, जिनका विकास होना जरूरी है, उस पर आपने बहुत ही सारगर्भित चर्चा की है। और मैं भी इस बात को, मैं कोई भाषा विज्ञ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं मानती हूँ, स्कूल टीचर रही हूँ, मैं मानती हूँ काम वही करना चाहिए जो कि हमारे समाज को, व्यक्ति को, दिमाग को आगे ले जाए, ना कि जड़ हो जाए। मैंने पढ़ाया है 36 साल, मुझे पता है कि संस्कृत 8 तक तो अनिवार्य है, लेकिन 9 से विकल्प है। और संस्कृत जन भाषा तो नहीं बन सकती, जन भाषा हमारी हिंदी है और हिंदी होनी चाहिए। जैसे पंजाबी में पंजाबी अनिवार्य है, तमिल में तमिल अनिवार्य है, वैसे यहाँ भी हिंदी अनिवार्य, ना कि इंग्लिश को लाद करके जबरदस्ती। देखिए, मैंने भी अभिषेक को इंग्लिश मीडियम पढ़ाया, यही सोच करके इंग्लिश मीडियम काम देगा, लेकिन वो काम तो कर रहा भी हिंदी में सारा। उसका ये अलग बात है कि हिंदी इंग्लिश दोनों पर उसका आधिपत्य है, दोनों पर अधिकार है। अच्छी हिंदी भी लिखता बोलता है, अच्छी इंग्लिश भी लिखता बोलता है, दोनों पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपने बताया कि IAS की परीक्षा पहले हिंदी में हुआ करती थी, लेकिन बाद में इंग्लिश, वो गड़बड़ हुआ है। हिंदी होनी चाहिए, अभी थोड़ा चल रहा है, कुछ कुछ काम सही चल रहा है, मुझको लग रहा है ठीक है। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, कि लोग गाँव में जा करके MBA पढ़े बच्चे और ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं, और वो भाषा के स्तर पर, उनके स्तर तक नहीं उतर पाते हैं। वो अपनी जो शिक्षा लेकर के, रट करके गए हुए हैं, वो समझते हैं कि वो सारे शब्द वो समझ रहे हैं। लोग उन सारे शब्दों को तो समझ नहीं पाते, उनके तो सिर से उतर जाता है। यहाँ पे काम करने की सख्त जरूरत है कि यहाँ पे जिनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, ट्रेनिंग देने के लिए या उनको सिखाने समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए, भाई उनके स्तर पर उतर के काम करो। जैसे टीचर्स को बच्चों के स्तर पर उतर के काम करना पड़ता है। ठीक है, ज्ञान रखो अपनी, बिल्कुल सही बात है, ज्ञान रखना बहुत जरूरी है, ज्ञान के बिना अंधेरा है। लेकिन जिस देश में, जिस स्तर पे, जिस प्रदेश में आप जा रहे हैं, जिस एरिया में जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां पे जरूर भाषा का ध्यान रखना चाहिए कि हम वो शब्द न भारी भरकम इस्तेमाल करें जो कि वो नहीं समझ सकते, उनके सिर से उतर जाए, कोई फायदा नहीं उतना भाषण देने का।
तो कई चीजों पर आपने प्रकाश डाला है, डॉक्टर कोठारी की भी चर्चा की आपने, और आपने सिविल सर्विसेज की चर्चा की, और इंग्लिश को थोपा गया इसको भी चर्चा की। इंग्लिश थोपना नहीं चाहिए, लेकिन इंग्लिश आना जरूरी है, ये मेरा अनुभव कहता है। ये मेरा अनुभव है कि इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। मेरी इंग्लिश वीक है, हालांकि अब क्या, अब तो समय निकल गया, लेकिन हाँ, इंग्लिश आना भी बहुत जरूरी है। जन अंतरराष्ट्रीय भाषा है, जहां जाइए वहां ये आपके लिए जन भाषा का काम करता है, तो इसकी जरूरत है। और बहुत अच्छी चर्चा रही, और हम बहुत अच्छा लगा मुझे कि 2-3 लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके अपनी बातें कहने की कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि वो लोग शायद संतुष्ट हो गए होंगे कि संस्कृत जन भाषा तो नहीं बन सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम खिलाफत बिल्कुल नहीं करते, संस्कृत से हिंदी आई है, हिंदी की जननी है संस्कृत, लेकिन हमारे बच्चे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम तो आज की डेट में एक तरह से यूं कहिए कि सब कुछ जानते हुए भी आउट ऑफ डेटेड है। जितना विकास होता जा रहा है उतना ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है जितनी नॉलेज आज के बच्चों को है। ये अलग बात है कि हम सीखने की कोशिश करते हैं, मगर आज के बच्चे यूं सीख लेते हैं, एक उंगली पे सीख लेते हैं, और हम लोग सीखने की कोशिश में लगे रहते। उसी तरह संस्कृत लादे जाने पर शायद यही होगा कि संस्कृत से बोल नहीं सकते। खैर, ये सब बहुत बड़े बहस का विषय है, और चूंकि आप भाषा में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण संतुष्ट हुए होंगे। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपने 2-3 क्वेश्चन छोड़े, और आज की चर्चा बहुत अच्छी रही। चूंकि पूर्व संध्या है, 15 अगस्त की पूर्व संध्या है, तो मैं यहाँ पर देश प्रेम से संबंधित 1-4 पंक्तियां अपनी लिखी हुई जरूर बोलूंगी, और अंत में आपसे बोलूंगी कि राष्ट्र के नाम, देश के नाम अपने संदेश अवश्य दें, आशीर्वाद दें अपना, मेरी 2 पंक्तियों के बाद। ये लिखी हुई मेरी अपनी पंक्तियां हैं, सुनिएगा। अनगिन वीरों के लहू ने सींचा, तब भारत माँ ने ली अंगड़ाई। रक्तिम धरा को सोख दिनकर ने, कुपित भ्रिकुटी से पेशानी चमकाई। रत्न विभूषित ओनी पर गर्वित हो बजने लगी तब शहनाई। मत खेलो जात धर्म के ओट में होली, मत खेलो जात धर्म के ओट में होली। क्षिति जल पावक गगन समीरा कब बंट पाई, क्षिति जल पावक गगन समीरा कब बंट पाई। इन 2 लाइनों पर ध्यान दीजिएगा जो मेरे मन में है, क्योंकि हम जैसे थे और जिस तरह का आजादी का जश्न मनाया करते थे, अब शायद बहुत कुछ मैं यहाँ कहना नहीं चाहूंगी, ध्यान दीजिएगा। थी जो तासीर तब मातृभूमि के बागों में, थी जो तासीर तब मातृभूमि के बागों में, हो सके तो थाम लो उसी तासीर को आज अपने हाथों में। मैं देश की जनता, सियासतदार, सभी से आकाओं, सबसे कहती हूँ उसी सियासत, क्योंकि ये सारे लोग भी उसी समय के हैं तब के जब के हम हैं। आपने भी तब से लेके अब तक की बातें की हैं, 75 साल हो रहे हैं, और तब से आईना दिखाकर अब तक की आपने बातें की हैं। और उसी बात को मैं कहती हूँ, थी जो तासीर तब मातृभूमि के बागों में, हो सके तो थाम लो उसी तासीर को आज अपने हाथों में। मिट्टी में गिरा जो लहू था सब एक रंग का, मिट्टी में गिरा जो लहू था सब एक रंग का, उसी रंग से बना तिरंगा क्षितिज पर फहराया, उसी रंग से बना तिरंगा क्षितिज पर फहराया। मेरा यहाँ कहने का मतलब यह है कि हम सब विभिन्न जात धर्म के तो हैं, लेकिन लहू तो एक ही है ना। और जितने लोग यहाँ आजादी के हवन में आहुति दे चुके हैं, किसी कोई जाति नहीं पूछी गई थी तब, कोई जाति पूछ करके नहीं हुआ था, सबका रंग एक ही था। अभी देवेंद्र तोमर साहब लिख रहे हैं, संस्कृत भाषा जब तक नहीं होगी तब तक भाषा का झगड़ा खत्म नहीं होगा। फिर आप हिंदी को भी उसी तरह चलने दीजिए जैसे सरकार चला रही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में अंग्रेजी का विरोध क्यों? भाई, अंग्रेजी का विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, बस लादने की बात मना है। ये दोनों लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लादो मत कि अंग्रेजी में ही बोलो, अंग्रेजी में ही बोलो। ऐसा नहीं है कि बैठ कर रटिए कौन सेंटेंस हमें बोलना है। आप बात को समझिए तोमर साहब, यहाँ पे ये बात नहीं है कि आप लादा जा रहा है, लादा नहीं जा रहा। यहाँ पे मुक्त किया जाने की बात की जा रही है कि आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में। जबरदस्ती नहीं है कि इंग्लिश में ही आपका इंटरव्यू होगा, इंग्लिश में ही इंटरव्यू हो और उसका जवाब इंग्लिश में ही देना पड़े रट करके,
ये थोड़ा अन्यायपूर्ण लगता है, इसलिए हिंदी में छूट होनी चाहिए कि आप चाहे हिंदी में दे सकते हैं हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में दे सकते हैं इंग्लिश में दीजिए। सरस्वती शिशु मंदिर से आया बच्चा भी अगर हिंदी में दे सकता है तो दे, इंग्लिश में दे सकता है तो दे, मजबूर ना किया जाए किसी को। यहाँ बात ये है, यहाँ बात इसकी नहीं है कि वहां अंग्रेजी का विरोध हो रहा है, इंग्लिश तो हमारी जन्म भाषा है, उसके बिना तो कहां भी नहीं चलना है। क्यों सर, मैं गलत कह रही हूँ? माइक ऑन करिए। माइक ऑन करिए। आपके शब्दों के लिए धन्यवाद। आपने जो अपनी कविता पढ़ी उसमें मेरा संदेश भी शामिल हो गया, और मैं कहूंगा कि उसके दो ही शब्द कि जाति और धर्म के जिस मोड़ पर हिंदुस्तान आज है, हमें उसे खत्म करना होगा। मैं किसी भी मायने में इसे आगे, अगर 21वीं सदी का भारत आपको नए रूप में देखना है और जिस आजादी के मूल्य की हम बात कर रहे हैं, अगर ये मिट जाएगा तो बाकी भेद भी मिट जाएंगे। तोमर साहब को जवाब आपने दे ही दिया है। तोमर साहब, मैंने फिर से रिपीट करूंगा कि चाहे आप किसी भी पार्टी के हों, आज जो पार्टी सत्ता में है वो हिंदी के बूते है, वो न संस्कृत के बूते है न अंग्रेजी के बूते है। इसलिए आप जड़ की तलाश में जड़ मत बनिए, यही मेरा संदेश है। वक्त की, जो मंजुला जी ने भी कहा, जिससे समाज आगे बढ़े, हम उन साधनों को, हमारे पास कहीं लक्ष्य है बराबरी का, जाति विहीन समाज का, धर्म की दंगों से बचने का। और आज जिस समय हम बात कर रहे हैं सलमान रश्दी को संवेदना प्रकट करते हुए उनके स्वास्थ्य के लिए, हम ऐसा भारत नहीं चाहते कि हमारा बच्चे कहीं किसी ऐसे उसमें कालखंड में फंस जाएं कि जहां दंगे हों। अगर किसी भी ऐसी हिंसा की तरफ किसी भी वजह से अगर जाता हो तो मैं शायद कभी भी उसको बहुत नफरत से ही देखूंगा। आप चाहे वो भाषा का मसला हो, हमारे आजादी के लोगों ने संविधान में जो सब स्वीकृत किया है, हमें उसको मानना चाहिए। बस इतना ही। बहुत बहुत आभार, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। सबसे बड़ा मूल्य सत्य है, बहुत बहुत व्यक्त करना चाहूँ। आपने समय हम गामनी को दिया और अपने विचारों से हमें अवगत कराया। आज का दिन आप सभी को शुभ हो और आपका सपना साकार हो। ईश्वर करें कि आपने जो सोचा है नया सपना देखने का। सॉरी, यहाँ अशोक सिंह जी भी कुछ लिख रहे हैं, हिंदी को प्राथमिकता दें, किसी और भाषा का विरोध नहीं है। बिल्कुल सही अशोक जी, यही बात हम लोग भी कह रहे हैं। हिंदी को प्राथमिकता दें, विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं, किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपने समझा इस बात को। अशोक जी ने मेरा दिल से आभार, यही कहना चाहते हैं। और तोमर साहब का भी, कि उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन उस बात पर अड़े न रहें, विचार करें। मेरा अनुरोध है। धन्यवाद, आभार, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सभी श्रोतागण का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप जुड़े रहे, आपने प्रश्न उत्तर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय देवेंद्र तोमर साहब का तो मैं बहुत आभारी हूँ कि पूरे समय सुनते रहे और क्वेश्चन आंसर भी करते रहे। अशोक सिंह जी का बहुत बहुत आभार। सभी श्रोतागण का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उम्मीद है कि बहुत कुछ हम लोग समझ गए होंगे, या समझना चाहिए। नहीं समझेंगे तो कहाँ जाएंगे। देश हमारा है, देश को आगे ले जाना है, और तमाम जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठ करके हमें बस एक रंग में रंग जाने की उम्मीद करनी चाहिए। बहुत बहुत आभार। अब मैं कार्यक्रम समापन की घोषणा करती हूँ। शर्मा जी पहले ही जा चुके हैं। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।